गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। बहुत लंबे समय के बाद आज फिर से हम YouTube पर आए हैं आप लोगों के समक्ष एक बेहतरीन शानदार जबरदस्त क्लास लेकर के। ये जो क्लास है इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और अब तक बोर्ड ने पूछा है प्रश्न, उन सभी प्रश्नों का शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से महाविश्लेषण करने वाले हैं। तो जल्दी है बिना टाइम गवाए हुए पहले प्रश्न की ओर और उम्मीद करते हैं आप लोगों से इस पहले प्रश्न के जवाब का। ठीक है, पहले प्रश्न का जवाब आप लोग जल्दी से दे दीजिए। पहले प्रश्न का जवाब क्या होगा, जल्दी से जवाब दे दीजिए। क्या है प्रश्न कि निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। मतलब ध्यान देना बाबू, हम तुरंत बढ़िया से बता देते हैं। ई एगो बकवा है, एगो व्यक्ति है। ध्यान दो, ई के है एगो व्यक्ति है, एगो ई व्यक्ति है। ध्यान दो, बढ़िया वाला व्यक्ति है। एकरी आंख है, एकरी मुंह है, एकरी नाक है। ई व्यक्ति है, कह रहा है ये व्यक्ति के हमारे रहन सहन को कौन प्रभावित करेगा। तो व्यक्ति से संबंधित एगो कांसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है पीसीआई के बारे में। पीसीआई के बारे में, किसके बारे में? पीसीआई। और जो लोग ऐप पर क्लास किए होंगे उनको पता होगा व्हाट इज पीसीआई। पीसीआई क्या है? तो पीसीआई है पर कैपिटा इनकम। इनकम इसको बोलते हैं हिंदी में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तो किसी भी व्यक्ति के रहन सहन को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक क्या है? उसका व्यक्तिगत आय, मतलब प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा होगा उसका रहन सहन क्या हो जाएगा? और ज्यादा हो जाएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल, हम तुम्हारे सर हैं, हमारे पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो अभी टी शर्ट पहन के आ रहे हैं बाबू, अभी टी शर्ट पहन के, फुल पैंट पहन के आ रहे हैं, जूता मोजा पहन के आ रहे हैं। और ज्यादा पैसा हो जाएगा, इस रूम में एसी लगवा लेंगे और कोट पहन के आएंगे, एकदम टाई लगा के आएंगे, स्मार्ट बन के, एकदम बढ़िया से स्मार्ट बन के आएंगे। मतलब क्या हुआ? रहन सहन के स्तर को ऊंचा कर दिया। अभी तक देखो बाबू, एक बार दोपहर में खाते हैं, एक बार रात में खाते हैं। काहे कि पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, व्यक्तिगत आय हमारा कम है। जब बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, सुबह सुत के उठेंगे, उधर से बीवी लेते आएगी, क्या लेते आएगी? नाश्ता बना के एकदम भर प्लेट, बहुत बढ़िया बना। उसमें क्या रहेगा भाई? तो सेब रहेगा, संतरा रहेगा, उसके बाद उसमें अंगूर रहेगा, केला रहेगा, मतलब बहुत सारे फल फूल लेके आएगी, कहेगी ए जी खाइए, आराम से ढपाक खींच लेंगे ना। उसके बाद उधर से शानदार सा चाय कॉफी मिलेगा, चाय कॉफी भी पियेंगे। काहे कि हमारे पास पैसे रहेंगे। फिर मन होगा एक गिलास जूस पीने का, तो जूस भी एक गिलास पी लेंगे। क्या? फिर दोपहर का भोजन आएगा, दाल भात 5 को सब्जी, एकदम बीवी के हाथों से बना हुआ, एकदम मस्त से होके खाएंगे। फिर शाम के टाइम में ब्रेकफास्ट करेंगे, रात में डिनर करेंगे। कहने का अर्थ हुआ हमारा रहन सहन क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है किसी भी व्यक्ति के रहन सहन को क्या करता है? प्रभावित करता है। अब एक बात समझो, राजकीय आय और राष्ट्रीय आय, दीज आर सेम थिंग्स। राजकीय और राष्ट्रीय आय, हाँ, राजकीय आय और राष्ट्रीय आय दोनों चीज क्या है? लगभग बराबर है। तो आज के इस क्लास में जितने लोग जुड़े हुए सबका फिर से स्वागत है। ठीक है, सबका स्वागत है। आप हमारे साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आपके मन में है, आपका एक सपना है टॉप 10 में जाना। दूसरा प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न क्या है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? दूसरा चैप्टर का ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और कल ही के क्लास में हमने इनका डिस्कशन भी किया हुआ है। कल ही के क्लास में हमने क्या किया? इनका डिस्कशन भी किया है। कल के ही क्लास में हमने इनका डिस्कशन भी किया है। ध्यान देना, क्या है भाई प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का, मतलब नेशनल इनकम का, NATIONAL, नेशनल इनकम का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था? हम कल के क्लास में बताए थे। ऐप वाले लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हमने बताया था कि सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, याद है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले कब? 1868 ईस्वी में इस बात की जानकारी दी गई कि भारत की प्रति व्यक्ति आय पीसीआई कितना है? 20 रुपए है। कितना है? 20 रुपए है। और दादा भाई नौरोजी ने ही इसमें नेशनल इनकम यानी NI, राष्ट्रीय आय के बारे में भी बताया। यहां से एक प्रश्न पूछता है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में इस बात की जानकारी दी? इस समय 1868 ईस्वी में दादा भाई के द्वारा एक पुस्तक लॉन्च किया गया जिसका नाम था द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी बाबू कई बार
क्वेश्चन पूछ चुका है। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी पुस्तक है? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी पुस्तक है बाबू? याद रखना, दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी की यह पुस्तक है। कब प्रकाशित? 1868 ईस्वी में। इसी में पहली बार राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के माप की बात कही गई थी, इसी में मापा उन्होंने। और सर्वप्रथम राष्ट्र स्तर पर राष्ट्रीय आय का आकलन करने का काम कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। वेरी गुड, बहादुर बच्चे सब। हाँ बहादुर बच्चे सब, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तिवारी जी का ये पहला क्लास है, कोई बात नहीं तिवारी जी, पहला क्लास है तो क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन और आज के दिन का तीसरा प्रश्न आपके सामने है, सम्मुख है। क्या है प्रश्न भाई? प्रश्न है आपके सामने, ध्यान देना है, एकदम मस्त से ध्यान देना है। क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय किनकी? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? मतलब वर्तमान की बात हो रही है। किनकी बात हो रही है बाबू? वर्तमान में। वर्तमान में कौन करता है? तो हमने राष्ट्रीय आय के बारे में बताया है पिछले क्लास में, ऐप पर बताया है। ऐप वाले लोग को पता होगा कि ये जो राष्ट्रीय आय है, ध्यान देना, सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, ध्यान दो, कंसेप्ट समझो, नौरोजी के द्वारा। इनके बाद 1925 से 29 के बीच में प्रोफेसर किसने भाई? प्रोफेसर, ध्यान दो, 1925 से 29 के बीच में किसने? प्रोफेसर भी के भी रॉ के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। के बाद, इसके बाद जो है पीसी महालनोबिस, ध्यान दो, हिंदी में लिख देते हैं, तुम लोग तो एकदम छटपटाने लगता है हिंदी। ये है पीसी महालनोबिस। इनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? राष्ट्रीय आय समिति का। 1949 में, 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन। और राष्ट्रीय आय समिति के गठन के बाद जो है सीएसओ, इसी को बोलते हैं केंद्रीय, ध्यान दो, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब इसका नाम चेंज हो गया बाबू, संगठन नहीं, कार्यालय हो गया सीएसओ। इनकी स्थापना 1954 में की गई थी। ये जो सीएसओ है बाबू, सीएसओ, इसी के द्वारा वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय यानी पीसीआई और एनआई का आकलन किया जाता है। किनका? प्रति व्यक्ति आय और अच्छा ठीक है, पेड ग्रुप वाले के लिए टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर दे। ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं। ठीक है, आपकी इन बातों से मैं पूर्णतया सहमत हूं बाबू। नुन्नू बच्चा, आपकी बात से सहमत है हम। ठीक है, जरूर कर देंगे। पहले आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। शेयर वेयर कर दीजिए भाई, शेयर वेयर कर दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा आंसर। जो लोग कह रहे ए बिल्कुल है सही, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलो यहां से ऑप्शन और देख लेते हैं। एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इनकी स्थापना पूछ देगा तो 1954। यह है केंद्र रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही आरबीआई कहते हैं। इनकी भी स्थापना के बारे में याद रखना है, क्या कि पूछता है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। इनकी के बारे में पूछता, वित्त विभाग के बारे में नहीं पूछेगा आपसे। राष्ट्रीय विकास परिषद आपके सिलेबस में है। तब 6 अगस्त 1952 को इनकी स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब? 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को। बाबू 1951 में जो है ना वो राष्ट्रीय आय समिति रिपोर्ट दिया था। 1951 में रिपोर्ट दिया था, ठीक ना, रिपोर्ट दिया गया था राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, धुआं उड़ा देंगे हम लोग प्रश्नों का। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान दे रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? वित्तीय वर्ष का, फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है। आज तक हम इस प्रश्न का जवाब नहीं बताए हैं, ध्यान देना। वित्तीय वर्ष कई बार प्रश्न पूछा है बोर्ड में, कई बार प्रश्न पूछा है, याद रखना है। वित्तीय वर्ष जो है भारत में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का जो समय है, इसी को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। कब से कब तक?
1 अप्रैल से 31 मार्च। वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, 1 अप्रैल से 31। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? देखिए 2021 में भी ये प्रश्न पूछा है। भारत में, चलो तो क्या है, भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? याद रखना है सबसे ज्यादा आय वाला जो राज्य है वह है गोवा। दिए गए ऑप्शन के अनुसार सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य क्या है? गोवा है। इसको इसी रूप में याद रख लेंगे, इसको इसी रूप में आप लोग याद कर लेंगे, ठीक ना, इसको जो है इसी रूप में याद कर लेंगे। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है बाबू? गोवा है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है, इसको इसी रूप में याद रख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ है, मतलब नेशनल इनकम का क्या मीनिंग है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। नेशनल इनकम का क्या मतलब है? क्या है? सरकार की आय पहला, सार्वजनिक उपक्रमों की आय दूसरा, पारिवारिक आय तीसरा हो गया, चौथा उत्पादन के साधनों की आय। ध्यान देना है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हुआ? हमने आपको बताया था राष्ट्रीय आय के समय में कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनके द्वारा जो वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसका मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो ध्यान देना है, सरकार की आय, सरकार को कहां से आय प्राप्त हुआ, इससे राष्ट्रीय आय का मतलब नहीं है, राष्ट्रीय आय इसको नहीं कहते। पारिवारिक आय की तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा। सार्वजनिक उपक्रमों की आय, ध्यान देना है, भारत में 2 प्रकार के उपक्रम है। उपक्रम जो है, उपक्रम इंटरप्राइजेज जो है, ठीक है, 2 टाइप के हैं, पब्लिक, एक है सार्वजनिक, सार्वजनिक और एक है निजी। तो ध्यान दो, तो राष्ट्रीय आय, राष्ट्र के अंतर्गत ही सब उपक्रम, तो सब उपक्रम राष्ट्रीय में है, आई कर रहा है सिर्फ एक कर रहा है, इसके आय, इसका आय तो छूट जा रहा है, इसका आय छूट जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब बी भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा। क्यों होगा? उत्पादन के साधन का जितना आय है, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, के साधन, उत्पादन के साधन कौन कौन? कौन कौन? भूमि, भूमि पूंजी, भूमि पूंजी, इसके बाद क्या? भूमि हो गया, पूंजी हो गया, श्रम हो गया, न साहस हो गया, संगठन हो गया, संगठन। ये क्या है? उत्पादन के साधन है, और इसी के द्वारा क्या होता है? उत्पादन होता है। उत्पादन किस चीज का होगा? तो 2 चीज का होगा, एक वस्तु का उत्पादन होगा या सेवा का उत्पादन होगा, सेवा का। तो वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए उत्पादन का साधन है, उत्पादन के साधन को जितना आय मिला वही राष्ट्रीय आय कहलाया। आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला अगला क्या है प्रश्न? अगला है, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, ध्यान दो, ये है बाबू अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ध्यान देना। अर्थव्यवस्था चाहे बिहार की हो, झारखंड की हो, यूपी की हो, भारत की हो, बांग्लादेश की हो या विश्व की हो, कहीं की भी क्यों ना अर्थव्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात करेंगे, क्षेत्र की यानी क्षेत्र की बात करेंगे, सेक्टर की, SECTOR सेक्टर की बात करेंगे। ये 3 टाइप के सेक्टर होंगे, साधारणतः 3 प्रकार के सेक्टर हैं। कौन कौन? प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी, प्राइमरी सेक्टर। इसके बाद क्या? सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। और इसके बाद क्या? टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। इसको बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? तृतीयक क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक। और इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक, प्राथमिक। तो हमने क्या बताया था? प्राथमिक के अंतर्गत क्या क्या आता है? कृषि आता है, पशुपालन आता है, पशुपालन। इसके बाद क्या? मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी, क्या? वानिकी, वानिकी। ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। चाहे बिहार के प्राइमरी सेक्टर की बात पूछे, चाहे झारखंड के प्राथमिक क्षेत्र की बात पूछे, चाहे भारत के प्राथमिक क्षेत्र की बात पूछे, मतलब अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की बात जब भी करेगा इसका मतलब क्या हो गया? कृषि की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बाबू? कृषि की। आंसर क्या हो जाएगा? रे सुगा सब, पंछी सब, तोता मैना सब। जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। जल्दी से एक बार टाइप करके बताओ कि तुम लोगों को मजा आ रहा है पढ़ाई में या नहीं। तब एगो शायरी जबरदस्त सुनाएंगे तुमको, एगो मस्त मोटिवेशनल लाइन सुनाएंगे। जल्दी से बताओ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है एक टाइप करो, नहीं आ रहा है नहीं 2 टाइप करो, फटाक से टाइप करो। तो देखते हैं कितने लोग को मजा आ रहा है, जरा मैं देखूं मैं। हाँ, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। वाह क्या बात है,
क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से जिनको जिनको मजा आ रहा है क्लास में एक टाइप करेगा, जिनको मजा नहीं आ रहा है दो टाइप करेगा, जिनको मजा आ रहा है एक टाइप करेगा, जिनको मजा नहीं आ रहा है दो टाइप करेगा। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, गर्दा उड़ा दिया रे, मजा आ रहा है वाह। चलो चलो, बहुत बढ़िया, सबको मजा आ रहा है। चलो बाबू, थैंक यू इसके लिए। ध्यान देना, जब आपको मजा आ रही तो इसी बात पे एगो बात सुनाते हैं, क्योंकि हमारा मिशन क्या चल रहा है बाबू, हमारा मिशन चल रहा है टॉप 10 मिशन क्या, टॉप 10। तो इसलिए हम कहते हैं बार बार, जो पढ़ेगा वही टॉप करेगा, जो पढ़ेगा वही टॉप करेगा। इसलिए तो कहते हैं विरासत में तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ऊंची उड़ान तय करेगी पूरा आसमान, किसका होगा, जो पढ़ेगा वही बोर्ड टॉपर बनेगा। अब पैसा वाला बोर्ड टॉपर नहीं, पढ़ने वाला बोर्ड टॉपर बनेगा, ठीक है। इसलिए बाबू कहते हैं ना कि हो गई पर्वत पीर सी पिघलनी चाहिए, हो गई पर्वत पीर सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, ठीक है। तो हाँ वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ क्या छोड़ दिया, आगे सुनाइए। अगला क्या, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। एक तो राष्ट्रीय आय का जो सर क्या कहते हैं कि ये जो जीडीपी होता है या राष्ट्रीय आय, इसके मापन की विधि की बात करेंगे। राष्ट्रीय आय की मापन आपने पढ़ा होगा, ये टॉपिक हम अभी नहीं पढ़ाए हैं, राष्ट्रीय आय की मापन। इसमें मुख्य रूप से तीन विधि का उपयोग करेंगे। इसमें तीन विधि का करेंगे। कौन? आय गणना विधि, कौन विधि, आय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि हो गया। इसके बाद क्या हो गया, उत्पादन गणना विधि, और एक है व्यय गणना विधि, व्यय गणना विधि। ये तीन को मुख्य विधि है। ये तीन को मुख्य विधि है किसका बाबू, तो किसका विधि है, तो राष्ट्रीय आय के मापन। माप कैसे करेंगे, कैसे मापेंगे हमारा राष्ट्रीय आय कितना है, तो इन तीन विधियों से राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। इन तीनों विधियों में से जो है उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि, यानी दोनों विधि जो है सहज भी है, आसान भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है। तीनों है, कौन है, सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक, यानी उपयुक्त तीनों। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है, बिहार की आय में। रेणु सब याद रखना, जब हम बिहार के बारे में बता रहे थे, किसके बारे में, बिहार के बारे में, और बिहार के बारे में हम प्राचीन से लेकर के, याद आ रहा होगा कुछ, प्राचीन से लेकर के आधुनिक बिहार की कहानी हमने बताया था एक क्लास में। तो यहां पर हमने बताया था जब झारखंड बिहार से अलग हो गया हाँ, जब झारखंड बिहार से बाबू अलग हो गया था, उस समय की बात है। बिहार से जैसे ही झारखंड अलग हो गया तो बिहार के पास जो है ये खनिज संपदा, खनिज संसाधन नहीं के बराबर रहा, कुछ भी नहीं बचा। बिहार के पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, उपजाऊ भूमि, यानी कृषि योग्य भूमि, अर्थात कृषि वाला क्षेत्र, मतलब कृषि क्षेत्र। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कृषि क्षेत्र। आंसर क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया। पहला प्रश्न जब हम डिस्कशन कर रहे थे उसी समय इसका जवाब भी मिल गया था। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया था, याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है कुछ, क्या 1868 में। कब, 1868। 1900 वाला बात होगा नहीं, 1900 वाला बात होगा तो दूगो तो ऐसे ही कट गया बच्चा, दूगो 1867 की बात होती है। आंसर क्या होगा, 1868। तो राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान 1868 में लगाया। पुस्तक क्या था बाबू, पुस्तक का नाम था द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कई बार प्रश्न पूछे हैं यहां से, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं यहां से। आंसर क्या हो जाएगा ये, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना विधि है, राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। हम लोगों ने अभी अभी देखा था राष्ट्रीय आय की गणना विधि। हाँ, अहिंसा दिवस है सर ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना विधि है, तो कौन कौन सी गणना विधि है भाई, उत्पादन गणना विधि है, एक वो है व्यावसायिक गणना विधि भी, और एक मूल्य योग विधि भी है, वैल्यू एडेड मेथड भी इसको कहते हैं। ध्यान देना है, हमने आय गणना विधि, व्यय गणना विधि और उत्पादन गणना विधि, तीन को प्रमुख विधि के बारे में बताया। तीन के अलावे भी कुछ विधि है राष्ट्रीय आय को मापने के लिए, जैसे व्यावसायिक गणना विधि, जैसे मूल्य योग विधि। ये भी दोनों विधि जो है राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है। आंसर क्या हो जाएगा, बोर्ड पे ध्यान दो सब कोई, बोर्ड पे ध्यान देना है। प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान दो तो, प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा क्या, राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया, आंसर क्या हो जाएगा हमारा बाबू लोग,
आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें तीनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान दो बोर्ड पर, सब कोई बोर्ड पर ध्यान देगा। अगला प्रश्न जिसका जवाब जल्दी से दे दो, क्या है? भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी, मतलब सबसे पहले भारत में जो अनुमानित किया गया था प्रति व्यक्ति आय, वो कितना रुपए था? तो जानता है आप लोग जानते हो बाबू लोग, सब लोग जानते हो। सर्वप्रथम कब? 1868 ईस्वी में नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय पीसीआई, इनका अनुमान लगाया गया। नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय का क्या लगाया गया? अनुमान। प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया गया। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले कितना बताया गया? 20 रुपए। कितना? 20 रुपए। सब लोग का जवाब बिल्कुल सही है। कितना? 20 रुपए। आंसर डी, आंसर डी। वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा हमारा आंसर। कितना रुपए? 20 रुपए। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था। अब ये हम प्रश्न देखिए, उसी प्रश्न का रिपीटेशन है। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष क्या था बाबू? 1868। सर्वप्रथम कब? तो 1868 में। आंसर क्या हो जाएगा? 1868। आंसर क्या हो जाएगा? 1868। आंसर हो जाएगा हमारा 1868। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 1868 हो जाएगा। ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं ना? 1868 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ध्यान देना है सबको, ध्यान देना है सबको। प्रश्न क्या है बाबू? प्रश्न क्या है? प्रश्न है राष्ट्रीय आय किसकी? राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। किसकी धारणा में बाबू? तो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय की धारणा में यानी अवधारणा में शामिल है। हमने आपको बताया हुआ है, ध्यान देना है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। हमने आपको क्या बताया है बाबू लोग, नुनू लोग, सुगा लोग? तो ध्यान देना है, वह बताया राष्ट्रीय आय की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो ध्यान देना है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। ध्यान दो, क्या बताया है? राष्ट्रीय आय, अरे रे 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 रे, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, आय की अवधारणा, अवधारणा, अवधारणा। इसमें हमने बताया है क्या क्या? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, क्या? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, क्या? नेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और एक बताया है एनएनपी, एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और इसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो यही तो प्रश्न पूछ रहा है, यही क्या पूछ रहा है बाबू? प्रश्न पूछा जा रहा है यही चीज का। प्रश्न है राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है, तो कौन कौन शामिल है नुनू लोग? तो है लोग बता दो तो एक बार जोर से, कौन कौन है? ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, और ये भी शामिल। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा आंसर। ठीक है ना? हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। डी फॉर डॉल, डॉल मींस गुड़िया, तो डी आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कुल उत्पादन, कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है? कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है? कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है? जल्दी से बता दो तो, जल्दी से। हमने बताया हुआ है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद, उत्पाद में इसके बारे में हमने बताया क्या? कुल उत्पादन होगा, कुल उत्पादन, उत्पादन अब माइनस खर्च, माइनस खर्च, इसी को बोलते हैं एनडीपी, एनडीपी, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस खर्च, जीडीपी माइनस क्या? खर्च, जीडीपी माइनस खर्च। यही तो बताया है, यही बताया है। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च, कुल उत्पादन तो, और इस उत्पादन के लिए किया गया खर्च, यानी कुल उत्पादन जीडीपी, इसमें से खर्च को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? एनडीपी निकल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद नहीं होगा, आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा? कुल घर या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कह सकते हैं यहां पर, सॉरी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी हो सकता है आंसर। मतलब कुल उत्पादन में से खर्चा को घटा देंगे, शुद्ध उत्पादन, तो शुद्ध वाला एक ही ऑप्शन है, वह है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का, यही होगा आंसर, डी नंबर हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? ध्यान देना है। अगला प्रश्न राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, क्या है? वस्तुओं का मूल्य। ऑप्शन क्या हमको मिल रहा है? वस्तुओं का मूल्य। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल वस्तुओं का मूल्य भी होता है,
सेवाओं का मूल्य, और ऑप्शन है वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया है उत्पादन होगा, क्या होगा, उत्पादन होगा, ध्यान दो, उत्पादन, उत्पादन होगा किसका, वस्तु का भी और सेवा का भी, और इन दोनों के मूल्य को जोड़ देंगे, इन दोनों का जो मौद्रिक मूल्य होगा वही क्या कहलाएगा, घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न। विकसित राज्यों में ऊंची होती है, ध्यान देना है, जो भी विकसित राज्य है, जो भी विकसित राज्य है वहां पर ऊंचा क्या होगा, ध्यान दो, पूंजी निर्माण दर। सही बात है, पूंजी निर्माण दर वहां पर क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, पूंजी निर्माण दर। पहली बात, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा, यह भी बात सही है, जो राज्य विकसित होगा उसका प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगा, यह भी बात सही है। सेवाओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य भी ज्यादा हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। आंसर हमारा डी हो जाएगा। वेरी गुड।